नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। हमारी आज की चर्चा का विषय है गोचर में मंगल का प्रभाव। मंगल मीन राशि में जा रहे हैं और 4 अक्टूबर से 23 दिसंबर तक मीन राशि में रहेंगे। इसका प्रभाव सभी लग्नों पर क्या क्या होगा, इसी संबंध में ये वीडियो है। मुझे उम्मीद है इससे पहले जो मैं एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं जिसमें मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया कि कैसे आप अपने मंगल के शुभ या अशुभ होने की परिस्थितियों को पहचानेंगे, तो जिससे ये गोचर का वीडियो देखना आपको आसान होगा। और अगर आपने अभी वो वीडियो नहीं देखा है, वीडियो नंबर 159, आप उसे ज़रूर देखें, जिससे इस वीडियो को भी समझना थोड़ा आपके लिए सहज हो जाए। क्योंकि ये जो अभी बातचीत हो रही है ये सबके लिए कॉमन बातचीत है। गोचर का प्रभाव सभी लग्नों पर मैं जो बात करूंगा, पर सब पर उसका प्रभाव अलग अलग होता है, क्योंकि सभी की जन्म कुंडली में मंगल ग्रह का प्लेसमेंट, उसका बल, उसकी शुभता अलग अलग होती है। तो जन्म कुंडली में जितना अच्छा होगा, गोचर में उसी दृष्टिकोण से प्रभाव प्राप्त होगा। अगर आप ये नहीं जानते हैं कि जन्म कुंडली में आपका मंगल कैसा है, तो गोचर में बताए गए इस परिणाम का भी कोई विशेष अर्थ नहीं निकलेगा। तो इसलिए उस वीडियो को देखेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। अब बात करते हैं आज की चर्चा की। मैं पिछला वीडियो जिसकी मैंने अभी चर्चा की, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, जिससे आपके लिए उसे ढूंढना सहज हो जाए। तो मंगल की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं, और 2 घरों का ये कारक है, तीसरे और छठे घर का। ये 2 उसकी आइडेंटिटी समझिए। ये समझने की कोशिश कीजिए कि कोई भी ग्रह असर करता है तो कैसे करता है, क्या तरीका है उसके प्रभाव करने का। तो वो प्रभाव करता है जहां बैठता है, जिन घरों को देखता है, जो घर यानी स्टार्स उसे देखते हैं। तो भाव, भावेश, योग, युति और दृष्टि, ये एक मोटा मोटा तरीका है। यानी जहां बैठा है वहां कैसा है, जहां देख रहा है किस दृष्टि से देख रहा है, और उन घरों के साथ उसका तालमेल कैसा है। यानी जन्म कुंडली में उसके जो अपने हाउसेस हैं उनका प्लेसमेंट कहाँ का है, अपने हाउसेस से वो कितना नजदीक और कितना दूर है। ये सभी छोटी छोटी जानकारियां मैं बीच बीच में देता जाऊंगा। तो ये किसी भी ग्रह को देखने का एक तरीका है। इतना सहज नहीं है कि जो बिल्कुल ही शुरुआती हैं या बिगनर्स हैं उन्हें एकदम समझ आ जाए। फिर भी मैं ये प्रयास रखूंगा कि जब भी हर लग्न को पढ़ूंगा तो ये समझाने की कोशिश करूंगा कि आप देखें कि यहाँ मंगल शुभ है कि नहीं, किस तरीके की परिस्थिति बना रहा है। तो जितना भी संभव होगा, जितना कि एक इनिशियल नॉलेज दी जा सकती है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, और हमारा मेष लग्न से इसका प्रारंभ होता है। तो मेष लग्न के लिए ये 12वें घर में आएंगे। 12वां घर मोटे तौर पर खर्चों का है, नुकसान का है, खो जाने का है, व्यय होने का है, किसी भी चीज का खर्च होना, नुकसान। तो पहले तो 12वां घर में प्लेसमेंट ही अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मीन राशि में उसका प्लेसमेंट क्यों बुरा नहीं है, क्योंकि वो हम मित्र की राशि है, अपने मित्र के घर में बैठा है। उसके 2 हाउस हैं, पहला घर और 8वां घर, यानी मेष राशि और वृश्चिक राशि। तो मेष लग्न वालों के लिए लगन के हिसाब से देखेंगे तो 12वें घर में बैठा है, जो शुभ योग नहीं बना। लेकिन वृश्चिक राशि से देखेंगे तो वृश्चिक से 5वें भाव में बैठा है। तो इस लिहाज से वृश्चिक राशि के हिसाब से उसकी स्थिति बुरी नहीं है। और एक विपरीत योग भी इसको कहते हैं, अष्टम भाव का स्वामी अगर 12वें घर में आ जाए तो हमने कैसे देखना है कि ग्रह कहाँ बैठा है, अपने घरों से कहाँ कहाँ है, कितना शुभ। तो लग्नेश के हिसाब से शुभ है, लेकिन बुरे घर में बैठा है तो अशुभ हो गया। अष्टमेश बुरा भाव है, अष्टम भाव, और अष्टमेश होकर वो 12वें घर बैठा है, तो कुछ हद तक अष्टम भाव के दृष्टिकोण से देखें तो शुभ हो गया। अर्थ मृत्यु खर्च हो गई, स्वास्थ्य खर्च हो गया। पहले घर से देखा स्वास्थ्य, 8वें घर से देखी मृत्यु, तो मृत्यु खर्च हुई, हमें फायदा हो गया। स्वास्थ्य खर्च हुआ, हमारी हेल्थ को दिक्कतें हैं। ये एक आसान सा फार्मूला है, इसी तरीके से देखना है। तो मंगल 3 दृष्टियों से यहाँ पे अब देखेगा। उसकी दृष्टि चौथे घर पर पड़ेगी, अपने से चौथे घर, यानी मिथुन राशि पर। जन्म कुंडली में मेष के हिसाब से देखोगे तो तीसरा घर पड़ेगा। तो उसकी पहली चौथी दृष्टि तीसरे घर मिथुन राशि पर शत्रु दृष्टि,
क्योंकि उस घर का स्वामी है बुध, बुध के साथ वो शत्रु है। उसकी दूसरी दृष्टि पड़ेगी कन्या राशि पर जन्म कुंडली के छठे भाव में, वहां भी वो शत्रु दृष्टि से देखेगा। और उसकी 8वीं दृष्टि पड़ेगी शुक्र की राशि तुला पर, वहां वो सम राशि से देखेगा। तो एक भी राशि मित्र दृष्टि नहीं है, मतलब ये तीनों दृष्टियां, 2 उसकी शत्रु, 1 उसकी सम राशि, ना अच्छी ना बुरी। तो इसका प्रभाव कैसे होगा? तो देखिए, तीसरे घर पर उसकी दृष्टि का जो प्रभाव आएगा मिथुन राशि पर देखने से, वो हमारे काम करने की सामर्थ्य, रिजल्ट निकालने की सामर्थ्य को घटाएगा। भाई बंधुओं के साथ तालमेल की स्थितियों को थोड़ा सा खराब करेगा। कंधे में दर्द की शिकायत, ब्लड प्रेशर जैसी छोटी मोटी समस्या, आंखों में दर्द की शिकायत, सिर में दर्द की शिकायत हो सकती है। छठे घर में देखने के कारण शत्रुओं पर दबाव बनाएगा, लेकिन खर्चे भी बढ़ाएगा, जैसे डॉक्टर्स के पास जाने आने की जरूरतें पड़ जाएं। खून से संबंधित चर्चा जो मैंने जैसे ब्लड प्रेशर का नाम लिया। अब उसकी दृष्टि पड़ रही है वैवाहिक जीवन के सुख के घर 7वें घर पर तुला पर, और वहां पर उसकी 8वीं दृष्टि है टेढ़ी दृष्टि वक्र। तो ये भी बहुत शुभ योग नहीं है। तो कहीं ना कहीं वैवाहिक जिंदगी को प्रभावित कर रहा है, शत्रु पक्ष को अच्छा प्रभावित कर रहा है, हमारे फेवर में कर रहा है। भाइयों के साथ हमारे एफर्ट्स, हमारे कर्म, हमारी कोशिश को नेगेटिव साइड प्रभावित कर रहा है। तो मंगल का कुल मिलाकर क्या हुआ, प्लेसमेंट वाइज वो बहुत शानदार नहीं है, आधा अच्छा आधा खराब। दृष्टि के हिसाब से उसकी 2 दृष्टियां शानदार नहीं है, 1 दृष्टि अच्छी है। तो लमसम रिजल्ट क्या निकला कि मेष लगन वालों के लिए गोचर का ये भाव बहुत सुंदर नहीं होगा। इस गोचर में उन्हें अधिक शुभ फल लाभ होने की बजाय कुछ हानि देखने में आ सकती है। तो मेष के लिए ये शुभ नहीं। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? हमेशा ही मंत्र जाप एक ऐसी चीज है जिसका कभी कोई मना नहीं है। आप कहीं कैसा भी ग्रह बैठा हो, खराब हो, बुरा हो, किसी भी हालत में हो, हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं, हम मंत्रों का जाप कर सकते हैं। दान करने के लिए भी मना नहीं है। तो अगर आप हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हैं, मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप करते हैं, तो आपको लाभ होगा, कम से कम इसमें तकलीफ दिखने में आएगी। वृषभ लगन की बात करते हैं। अब वृषभ लगन के लिए स्थिति क्या है कि मंगल 11वें घर में बैठे हैं और सारे पापी ग्रह 11वें घर में शुभ फलदायी हो जाते हैं, वो शुभ फल देते हैं। 11वें घर में पापी ग्रह शुभ ग्रह आने पर गड़बड़ कर देते हैं। अब मंगल एक तो 12वें घर के स्वामी है, एक 7वें घर के स्वामी है। 7वें घर के स्वामी होकर के 11वें में बैठे हैं, ये स्थिति शुभ है। और 12वें घर के स्वामी होकर के अपने से 12वें घर यानी 11वें घर में आए, ये स्थिति अशुभ है। तो हुआ ये कि जो खर्चों का स्वामी है वो इनकम के घर में आ गया, तो थोड़ी बहुत आमदनी नेगेटिव साइड प्रभावित हो सकती है। वैवाहिक जीवन की स्थितियां ठीक रहने वाली हैं। भाषा, आंख, कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां चौथी दृष्टि के कारण प्रभावित होंगी, क्योंकि मंगल की चौथी दृष्टि पड़ रही है मिथुन राशि पर, और वहां से आपकी भाषा प्रभावित हो रही है, आपके बोलचाल, आपका अंदाज, आपका कुटुंब के साथ तालमेल की स्थितियां, और आपकी आंख, सीधी आंख, इस पर दबाव जरूर आएगा थोड़ा बहुत। उसकी दूसरी दृष्टि संतान के घर पर पड़ रही है, तो एजुकेशन को थोड़ा इंप्रूव करेगा। संतान के साथ थोड़ी सी खटपट देखने में आ सकती है, लेकिन ऑन दी होल मंगल की दृष्टि 5वें घर पर बुरी नहीं होती, चाहे वो शत्रु दृष्टि ही क्यों ना हो। कुछ नुकसान जरूर होंगे, लेकिन वो नॉलेज के हिसाब से, संतान के हिसाब से कुछ बेनिफिट्स भी देता है, तो ये एक साधारण प्लस पॉइंट है। और छठे घर पर उसकी दृष्टि पड़ने से शत्रु कमजोर होंगे, बीमारियां कमजोर होंगी, कर्ज कम होगा, कर्ज घटेगा, अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो सॉल्व हो सकती है। इन सारी चीजों को अगर मिला के देखें तो इनके लिए मंगल का ये गोचर वृषभ लगन वालों के लिए काफी अच्छा है, बहुत अच्छा है, उन्हें कोई समस्या होने की उम्मीद नहीं है। मिथुन की बात करते हैं। अब मिथुन लगन के लिए 10वें भाव में आएगा। 10वां भाव लगन की सामर्थ्य को गिना जाता है। किसी भी घर की सामर्थ्य गिननी है तो उसका 10वां भाव देखते हैं। षष्ठेश है, छठे घर का स्वामी होकर के 10वें भाव में बैठा है, और 11th हाउस का स्वामी होकर के भी 10वें भाव में बैठा है। 11th हाउस का स्वामी अगर 10वें में, ये कोई खराब स्थिति नहीं है, ये अच्छी है, बढ़िया है, ठीक है। और षष्ठेश होकर के 10वें भाव में जाना कुछ हद तक 10वें भाव की स्थितियों को कमजोर करना है। वहां शत्रुवध व्यवहार, आपके स्टेटस पे शत्रु हावी होंगे, आपकी लेग पुलिंग हो सकती है, टांग खिंचाई, और ये देखने में आ सकता है कि कार्य क्षेत्र में
आपको कुछ तकलीफ़ों का, कुछ जैसे लोग आपका कमियां ढूंढें, आपकी कंप्लेंट्स हों, आपकी बुराइयां हों, आपका मान अपमान थोड़ा बहुत हो जाए, तो अगर आप इस दृष्टिकोण से सजग हैं कि आपके शत्रु आपसे जल रहे हैं, जलन के कारण कुछ आपके खिलाफ कदम उठा सकते हैं, कुछ कंस्पिरेसी आपके खिलाफ हो सकती है, तो आपको कम से कम तकलीफ देखने में आएगी, पर यह जरूर होगा। इसका नुकसान जो हुआ क्या कि शत्रुओं को अवसर मिला आपके लिए कुछ करने का, और दशम भाव में वो मित्र घर में बैठा है, उनके तमाम प्रयासों के बाद भी आपको फाइनली स्टेटस मिलेगा, ग्रोथ मिलेगी, आमदनी इंप्रूव होगी, ये लाभ होगा। लेकिन अब उसकी दृष्टि लगन पर पड़ रही है, शत्रु लगन पर, शत्रु दृष्टि से आपके स्वास्थ्य को प्रभावित करेगा। चौथे घर पर दृष्टि यानी कन्या राशि पर पड़ी तो यहाँ आपके सुखों को प्रभावित करेगा। तो होगा क्या, ये पूरा गोचर खींचतान, तनाव, भागदौड़, प्रेशर, एक तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनके जवाब देंगे, आपके ऊपर छोटी मोटी कोई इंक्वायरी, कुल मिलाकर खींचतान। फाइनली जीत गए, कुछ नहीं हुआ, लेकिन बराबर प्रॉब्लम तो आई। लेकिन जब इस बारंबार प्रॉब्लम को हम देखते हैं तो तनाव आएगा, तनाव के कारण अनईजी फील होगा। तो धन बढ़ा, रुपए पैसे की दिक्कत नहीं आई, लेकिन माता जी को, मकान को, घर को, मन के सुख को, हायर एजुकेशन को दिक्कतें, स्वास्थ्य को तनाव देखने में आया। संतान के साथ स्थितियां ठीक रहेंगी, उसमें कोई खास समस्या देखने में नहीं आएगी। नॉलेज, ज्ञान, सही मौके पर सही फैसला, ठीक है। तो लगभग ठीक है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत बुरा नहीं, ऑन दी होल इसे ठीक समझ के चलिए। मैं ज़्यादा अच्छा भी नहीं कह रहा हूँ, ज़्यादा खराब भी नहीं, तो ये बराबर बराबर का सब प्रभाव देगा। अब कर्क की बात करते हैं। कर्क लगन के लिए जो स्थिति है वो 9वें घर में आएगा। अच्छा, 9वें घर में आने से क्या होगा, एक तो ये हो गया कि वो संतान के घर यानी 5वें घर से 5वें घर, भावात भावम के हिसाब से देखें तो संतान के लिए अतीव शुभ घर में बैठ गया। पंचम भाव से हम संतान, आराम से कुंडली को देखें, कर्क लगन, लगन से 5वां घर वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि 5वां घर हुआ, 5वें घर से 5वां करेंगे तो मीन राशि आ जाएगी। तो भावात भावम के हिसाब से एक त्रिकोण का स्वामी दूसरे त्रिकोण में बैठा है, ये बहुत शुभ स्थिति है। केंद्र त्रिकोण के कारण भी वो राजयोग बनाता है, ये भी एक बड़ी अच्छी स्थिति है। 9वें घर में जाने पर भी उसकी स्थितियां ऑन दी होल ठीक है, क्योंकि कालपुरुष के हिसाब से वहां पर बृहस्पति की राशि बनेगी, तो उस लिहाज से भी उसका प्लेसमेंट वहां पे खराब नहीं है। तो स्टेटस के हिसाब से, पोजीशन के हिसाब से, संतान के हिसाब से अच्छा, भाग्य के हिसाब से अच्छा, एफर्ट्स, कर्म, कोशिशों के रिजल्ट अच्छे आएंगे, पर खर्चे भी बहुत से होंगे। डॉक्टर के पास भाग दौड़ रहेगी, कुछ व्यर्थ की यात्राएं करनी भी पड़ सकती, थोड़ी बहुत सुखों के घर पे भी दृष्टि डालेगा। तो इन यात्राओं, इस भागदौड़, इस छोटे मोटे इलाज के लिए भागदौड़ और माता जी के स्वास्थ्य पर जो थोड़ा सा दबाव आएगा, इन सब चीज़ों से लाभ होने के बाद भी, आनंद प्राप्त होने के बाद भी, गोचर में अच्छा होने के बाद भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आएंगे। तो 80% अच्छा है, लेकिन 20% गड़बड़ियाँ कहाँ आ रही हैं, खर्चे, भागदौड़, थोड़ा बहुत इलाज का तनाव, माता जी के स्वास्थ्य को लेकर छोटी मोटी समस्याएं, अपने बहन भाइयों के स्वास्थ्य के साथ छोटी मोटी समस्याएं देखने में आ सकती हैं। तो कर्क के लिए लगभग बहुत अच्छा है, कोई ज़्यादा खराब स्थिति नहीं है। अब सिंह लगन की बात करते हैं। सिंह लगन के लिए स्थिति यह है कि फिर से वो एक केंद्र और एक त्रिकोण का स्वामी है, तो इसे केंद्र त्रिकोण राजयोग कहते हैं, लेकिन 8वें घर में बैठा है। कोई भी स्टार गोचर में जब 8वें घर में जाएगा तो वो शुभ फलदायी नहीं हो सकता, वो हमारे लिए नुकसान देगा। 8वें घर में जाके उसने क्या करा कि प्लेसमेंट के हिसाब से खराब हो गया, तो भाग्य कम हुआ, पिता के साथ सुखों की स्थितियों को कम करा, माँ के साथ सुखों की स्थितियों को कम करा। तो उसने माँ के सुख को कम करा, पिता के सुख को कम करा, भाग्य को कम करा, हायर एजुकेशन, मकान, वाहन के सुख को कम करा। तो इतनी चीज़ों को उसने नेगेटिव अप्रोच पे लेके गया। प्लस उसकी दृष्टि आमदनी के घर पर पड़ी, शत्रु दृष्टि, आमदनी प्रभावित हुई। उसकी दृष्टि कुटुंब के घर पर पड़ी, बोली, भाषा, व्यवहार, अपने परिवार वालों के साथ तालमेल की स्थितियां कमजोर हुई। उसकी दृष्टि कर्म भाव पर पड़ी, भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां एवरेज रहेंगी। कुल मिलाकर बड़ी ईमानदारी से देखते हैं तो कोई भी विशेष शुभ लाभ होता हुआ नहीं दिखता है। तो सिंह लगन के लिए ये गोचर शुभ फल देने वाला नहीं होगा, तनाव जरूर आएगा देखने में। फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना और ग्रह के बीज मंत्रों का जाप, मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप, हनुमान जी की पूजा अर्चना पे ध्यान दें तो आपको राहत होगी। अब कन्या लगन की बात करते हैं। तो कन्या लगन में 7वें घर में इसका ये गोचर आएगा, केंद्र में। अब 8म भाव का स्वामी और तीसरे घर का, यानी अष्टम से अष्टम, बड़ा ध्यान से देखिए,
8वां घर मृत्यु का, मृत्यु से मृत्यु यानी 8वें घर से अगर और 8 घर गिरे तो तीसरा घर आ जाता है। इसे भावात भावम का सिद्धांत कहते हैं, भाव से भाव को देखना। तो मंगल यहाँ पर एक तरह से डबल मार्केश हो गया, अष्टम भाव से भी मार्केश है और तृतीय भाव का स्वामी होने के कारण भी मार्केश हो जाता है। तो डबल मार्केश होकर वैवाहिक जीवन के सुख के घर में बैठा, तो ये वैवाहिक जीवन का सुख भी खराब करेगा, सेविंग्स को कम करेगा, खर्चे बढ़ेंगे, भाई बहनों के साथ तालमेल की स्थितियों को भी खराब करेगा, स्टेटस को खराब करेगा, स्वास्थ्य को खराब करेगा और कुटुंब के साथ भी तालमेल की स्थितियों को बहुत अच्छा नहीं रहने देगा। ईमानदारी से मंगल का ये प्लेसमेंट वैवाहिक जीवन के लिए अच्छा नहीं है, अपनी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, अपने स्टेटस की पोजीशन के हिसाब से अच्छा नहीं है, यानी रुतबा हासिल होने में तकलीफ होगी, जो है उसे मेंटेन करने में तकलीफ होगी। तो कन्या लगन के लिए इस गोचर को बहुत अधिक सही नहीं समझा जा सकता, मेरे हिसाब से शुभ फलदायी नहीं है। ले देके जो थोड़ा बहुत अच्छा है कि आपके कर्म, आपकी मेहनत आपको बचा लेगी। अगर आप मेहनत करते रहे, आपने कस के कोशिश की, आप हर समस्या का डट के सामना करते रहे, तो आप अपने कर्म प्रधानता के कारण इन समस्याओं से थोड़े बाहर आ सकते हैं और कोई रास्ता है ही नहीं। स्टोन नहीं पहना जा सकता, इसलिए नहीं पहने, तो फिर से हनुमान जी की पूजा अर्चना और बीज मंत्रों का जाप करते हैं तो ये आपके लिए काफी होगा। तुला लगन की बात करते हैं तो छठे घर में ये, अब छठे घर का एक कारक भी है, इसको समझिए। अब क्या हुआ, 7वें घर का स्वामी है और दूसरे घर का, इन दोनों को ही मार्केश घर गिने जाते हैं, ये दोनों घर खराब है। तो मंगल तुला वालों के लिए प्रबल मार्केश है और प्रबल मार्केश होकर कहां चला गया, छठे घर, खराब घर। तो कोई ग्रह अगर बुरा है और बुरे घर में चला जाए तो आमतौर पर उसके शुभ फल प्राप्त होते हैं, क्योंकि जो बुरा है वो खुद ही बीमार हो गया। ये साधारण सी व्याख्या है इसकी। तो मंगल के यहां जाने से ये लाभ हुआ कि आपके वैवाहिक जिंदगी में तो खींचतान जरूर आएगी, लेकिन कुटुंब के साथ एडजस्टमेंट्स की स्थितियां बनेगी। इसे एक और तरीके से कह सकते हैं कि कुटुंब के कुछ लोग आपके खिलाफ हो सकते हैं, आपके साथ लड़ने की या बहस की बात कर सकते हैं, लेकिन फाइनली वो मान जाएंगे। तो तुला लगन के लिए वैवाहिक जीवन की स्थितियां थोड़ी खराब क्यों हुई कि अपने घर से 12वें घर में चला गया, कमजोर हो गया। तो वैवाहिक जिंदगी की स्थितियां थोड़ी प्रभावित हो रही, कुटुंब के साथ तालमेल थोड़े से प्रभावित हो रहे, भाग्य पर पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अभी मार्केश होकर के भाग्य को देख रहा है तो भाग्य को कमजोर करेगा, थोड़ा सा खर्चों को बढ़ाएगा, क्योंकि 12वें घर पे भी दृष्टि है और लगन पर दृष्टि के कारण स्वास्थ्य को भी तनाव देखने में आएगा। तो कुल मिलाकर के अगर हम बहुत ध्यान से समझें तो तुला लगन के लिए भी ये गोचर कोई विशेष फलदायी नहीं है, स्थितियां यहाँ इनके लिए फायदेमंद नहीं है। तो क्या रिजल्ट निकलेगा या क्या करें बचने के लिए, फिर वही उपाय जो मैंने अभी बराबर बताए, हनुमान जी की पूजा अर्चना, बीज मंत्रों का जाप मंगल के करिए, और कोई इसमें नहीं है, कोई विशेष आपके पास तरीका यहाँ पे है नहीं। तो थोड़ा सा गोचर से बचने की, और एक अच्छी से समझिए, मैं जो कुछ भी बात कह रहा हूँ वो गोचर पे कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है ये गोचर करीब करीब हर 2 साल में आ जाता है, ऐसा नहीं है, या 1-1.5 साल में तो पक्का मीन राशि में वो आ ही जाता है। ऐसा नहीं मान के चलें कि एकाएक बहुत बड़ी आफत आ जाएगी और हमने ये उपाय न करे तो मर जाएंगे, कुछ नहीं है ऐसा। परमानेंट कुंडली में अगर बहुत अच्छा है तो गोचर के खराब होने का उतना अधिक बुरा प्रभाव आपको नहीं आएगा, लेकिन परमानेंट में भी खराब है तब ये खराब होने पर आपको ज़्यादा तकलीफ देगा। इसलिए अपनी जन्म कुंडली के विश्लेषण को समझें, उसको देखें, उस मंगल का आकलन करना सीखें, जिससे आपके लिए स्थिति स्पष्ट हो। तो फिजूल भयभीत ना हो, डरने की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ गोचर है, सारी दुनिया पर इसका प्रभाव है। सबको एक जैसा होता तो सारी दुनिया या तो मर जाती या सारी दुनिया राजा बन जाती, ऐसा नहीं होता है, लेकिन थोड़े थोड़े असर सबको आते हैं। आप सजग हैं, जागरूक हैं, तो आपको कोई नुकसान नहीं होगा। वृश्चिक लगन की बात करते हैं। अब यहाँ स्थिति क्या है, लगन का स्वामी होकर के, यानी हम लगन को भी त्रिकोण कहते हैं, त्रिकोण का स्वामी होकर के दूसरे त्रिकोण में बैठा है, ये बहुत अच्छी स्थिति है, बहुत शुभ स्थिति है। सेहत के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से, पर्सनैलिटी के हिसाब से, संतान, ज्ञान, नॉलेज, आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां, आपके एग्जाम्स, आपकी फेसिंग पावर सबको इम्प्रूव करेगा। शत्रु पक्ष के साथ भी थोड़ी सी स्थिति रहेगी, क्योंकि वो छठे घर का भी स्वामी है, तो बच्चों के स्वास्थ्य को लेकर के माइनर छोटी मोटी तकलीफें देखने में आ सकती, लेकिन लमसम बहुत अच्छी स्थिति है। अष्टम भाव में दृष्टि पड़ने के कारण ऐसी तकलीफें जिन्हें पाइल्स जैसी शिकायतें कहते हैं, अगर उसका सिम्टम पहले से ही जन्म कुंडली में थोड़ा बहुत है तो उसके बढ़ जाने की संभावना यहाँ पे बन जाएगी।
अगर नहीं है तो कोई ऐसी चिंता की बात नहीं। तो फिर से समझिए कि जन्म कुंडली में भी अगर वो वहां पर खराब आ रहा है तो इस समय स्थितियां बिगड़ेंगी। लेकिन कुल मिलाकर इस एक बात को छोड़ दें, इनकम के लिए भी खराब नहीं काउंट होगा, ठीक है। लगन पर उसके 12वें घर पर भी दृष्टि पड़ेगी तो थोड़े खर्चे बढ़ रहे हैं, और थोड़ी सी स्वास्थ्य की स्थितियां हमारे 8वें घर पे दृष्टि के कारण वो पोर्शन जिसमें हम बेल्ट बांधते हैं इससे संबंधित थोड़े तनाव, खून से संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर हम जागरूक रहते हैं, सावधान रहते हैं और परमानेंट कुंडली में स्थितियां खराब नहीं है तो जरूरी नहीं है कि आपको कोई भी फल प्राप्त होगा। तो ये बहुत छोटी मोटी बातें देखने में भी आ सकती हैं, लेकिन लमसम वृश्चिक के लिए ये स्थितियां शुभ हैं, बहुत खराब नहीं है, बहुत अधिक फिक्र की बात नहीं। धनु लगन की बात करते हैं तो धनु लगन के लिए चौथे घर में आएंगे। गोचर में चौथे, 8वें, 12वें घर में जो स्टार जाता है वो अधिक शुभ फल नहीं देता या शुभ फल नहीं दे पाता, वो कुछ ना कुछ नुकसान ही देता है। अब इस हिसाब से इनका प्लेसमेंट बहुत अच्छे घर में नहीं है। एक तो 12वें घर का स्वामी होकर चौथे घर में आ गया, अर्थ क्या निकला, सुखों को कम करेगा, सुख कम होंगे, तनाव बढ़ेगा, माँ के साथ, घर के साथ, मकान के साथ, विदेश जाने की समस्या या विदेश में जाने के बाद भी वहां सुख नहीं मिल पाना, ये सारी बातें देखने में आई। तो माता जी के साथ, मकान के साथ, वाहन के साथ, हायर एजुकेशन के साथ दिक्कतें, संतान को लेकर के भी माइनर दिक्कतें आएंगी क्योंकि संतान के घर से 12वें घर में बैठेगा। तो अपनी एजुकेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारियां अगर करें तो उसमें एजुकेशन में दिक्कत, संतान की पैदाइश में भी समस्या, संतान के एजुकेशन में भी छोटी मोटी समस्या देखने में आ सकती है। तो दृष्टि कहाँ पड़ी, चौथी दृष्टि पड़ी वैवाहिक जिंदगी घर पर, उस पर नेगेटिव असर आएगा क्योंकि वहाँ शत्रु दृष्टि है। 10वें भाव पर दृष्टि पड़ी, वो भी बहुत अच्छी नहीं। आमदनी के घर पर जो दृष्टि है वो लगभग ठीक है। तो ये हुआ कि आमदनी लगभग ठीक रहेगी पर तनाव, चिंता, ब्लड प्रेशर बना रहेगा, तनाव, माता जी के साथ स्वास्थ्य की स्थितियां खराब रहेंगी। लमसम देखें तो धनु वालों के लिए कोई बहुत शुभ स्थिति नहीं है। अगले 2 महीने तो 2.5 महीने जितने समय तक रहेगा तो सावधानी की सख्त आवश्यकता उन्हें है, नहीं रखते हैं तो उन्हें थोड़ा तनाव देखने में आ सकता है। उपाय, फिर से हनुमान जी के चरणों को पकड़िए, उनसे अपने लिए कृपा प्राप्त कीजिए और मंगल ग्रह के बीज मंत्रों का जाप कीजिए। मकर की बात करते हैं तो मकर के लिए स्थितियां लगभग ठीक हैं क्योंकि वो 11वें घर और चौथे घर के स्वामी हैं, तीसरे घर में बैठे हैं। ये कोई बहुत खराब स्थिति नहीं है। थोड़ा बहुत आमदनी के लिए तो ये बहुत अच्छी स्थिति बनेगी, उसमें ज़्यादा तकलीफ नहीं आएगी। माता जी का स्वास्थ्य है, अपने हायर एजुकेशन, अपने मकान, अपने वाहन को लेकर छोटी मोटी समस्या हो सकती है। भाइयों के साथ तालमेल की स्थितियां इंप्रूव होंगी, उसमें दिक्कत नहीं। शत्रु दबेंगे, बीमारियां कंट्रोल होंगी, कर्जा कंट्रोल होगा, भाग्य की स्थितियां माइनर गड़बड़ होंगी, पिता के स्वास्थ्य को भी छोटी मोटी तकलीफ देखने में आ सकती है पर स्टेटस ऑन दी होल इंप्रूव होगा। तो मकर के लिए लगभग कुछ खराब कुछ अच्छा, तो लमसम अच्छा ही है, ज़्यादा खराब स्थितियां नहीं है। तो इसे बहुत अधिक तनाव की स्थिति को नहीं मान के चलना चाहिए। तीसरा घर क्या है, 8वें घर से 8वां, तो ये भी मार्ग घर में बैठता है, लेकिन उसके बाद भी बहुत ज़्यादा खराब स्थिति नहीं समझनी चाहिए। कुंभ लगन की बात करते हैं, दूसरे घर बोली, भाषा, व्यवहार, कुटुंब, फैमिली, इस घर में आ जाता है। तो भाषा में क्रोध बढ़ सकता है, कड़वापन, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस बढ़ सकती है, इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। स्टेटस थोड़ा सा प्रभावित होगा, स्टेटस को लेकर के छोटी मोटी दिक्कतें। चौथी दृष्टि संतान के घर पर आएगी तो संतान को कुछ कष्ट हो सकता है, लेकिन नॉलेज, ज्ञान, पढ़ाई लिखाई के हिसाब से तो लगभग ठीक ही रहेगा। 8वें घर पर दृष्टि पड़ने के कारण तनाव बढ़ेंगे, किस तरह के, जो खून से संबंधित है उस सारे पोर्शन पे जहाँ हम बेल्ट बांधते हैं, तो आप पाइल्स जैसी शिकायतें इसमें एक मोटे तौर पर समझ सकते हैं। इस तरह का कुछ तनाव देखने में आ सकता है। खून या खून से संबंधित समस्याएं, प्रोस्टेट ग्लैंड की प्रॉब्लम बॉयज़ के केस में जो बड़े उम्र के हैं, महिलाओं के लिए भी इस तरह की कुछ समस्याएं देखने में आ सकती हैं। पिता के घर पर भी इसकी दृष्टि पड़ेगी, भाग्य के घर पर भी इसकी दृष्टि पड़ेगी जो सामान्य दृष्टि है। तो कुंभ के लिए भी कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, तो ये एक एवरेज स्थिति है, खराब भी नहीं कहूँगा तो बहुत अच्छी भी नहीं है, तो एक एवरेज स्थितियाँ रह जाती हैं। अब आती है मीन लगन की बात। तो लगन में बैठते हैं, लगन पर बैठ के क्या करेंगे, एक त्रिकोण में बैठे हैं और 2 त्रिकोण को देख रहे हैं, या ये सही तरीका नहीं था, मुझे ये कहना चाहिए एक लगन में बैठते हैं और 2 केंद्रों को देख रहे हैं। तो लगन में बैठे, चौथे घर को देखा, 7वें घर को भी देखा और 8वें घर को भी देखा, 3 दृष्टियां पड़ी। चौथे घर पे दृष्टि पड़ने से कोई भी ग्रह जो लगन में बैठता है लमसम वो अच्छा होता है। मित्र राशि में तो फिर वो अच्छा प्रभाव करने वाला माना जाता है, लेकिन उसकी दृष्टियां चौथे घर पे ठीक नहीं, वैवाहिक जिंदगी के हिसाब से ठीक नहीं, सेविंग्स के हिसाब से, धन संग्रह के हिसाब से, यात्राओं के हिसाब से भी ठीक नहीं।
तो मीन लगन वालों के लिए दृष्टि के हिसाब से तो स्थितियां ठीक नहीं है, पर प्लेसमेंट के हिसाब से खराब हालत में नहीं है। और अगर एक और तरीके से इसको देखते हैं तो भाग्य का स्वामी होकर लगन में बैठता है, तो पिता के हिसाब से, भाग्य के हिसाब से, धर्म के हिसाब से उन्नति होगी, स्टेटस पोजीशन रुतबा बढ़ेगा, सेहत और व्यक्तित्व में इंप्रूवमेंट आएंगे, सुख घटेंगे, तनाव घटेंगे, भागदौड़ घटेगी, मकान और वाहन से संबंधित तनाव बढ़ेंगे, माताजी से संबंधित तनाव बढ़ेंगे, वैवाहिक जिंदगी में तनाव जरूर आएंगे, वो इंप्रूव होने वाले हैं, और आपकी सेविंग्स भी थोड़ी सी घट सकती हैं। तो भाग्य बढ़ रहा है, पिता का सुख बढ़ रहा है। अर्थ क्या निकला? अगर भाग्य इंप्रूव है तो आप इन आने वाली समस्याओं को भाग्य से, कर्म से, पिता के आशीर्वाद से संभाल सकते हैं। तो पिताजी से दुआ सलाम और उनका आशीर्वाद लेने का प्रयास करते रहिए, तो आपको ज़्यादा तकलीफ नहीं होगी, तो ये भी संभाला जा सकता है। इस तरीके से सारी लगनें हो गई। सभी सारी की सारी लग्न वाले अगर हनुमान जी की पूजा अर्चना और बीज मंत्र का जाप करते हैं तो किसी तरह का कोई नुकसान या बुराई की बात नहीं है। तो जो कुछ भी छोटे मोटे नेगेटिव इम्पैक्ट आएंगे उसका भी हल हाथों हाथ हो जाएगा। ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके संबंध में कोई विचार आप रखना चाहें तो रख सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जाइए। इससे पिछले वीडियो जिसमें मैंने ये समझाने का प्रयास किया था कि लमसम कैसे चेक करें कि मंगल कैसा है, उसको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगा, जिससे आपके लिए उसे ढूंढना आसान हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।